हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी में। और आपकी यूनिट 6 में करा रहा हूँ, ठीक है, जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर 6 है हमारा। त्रिविम रसायन, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिविम रसायन। तो बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का लगभग मैंने सभी कंप्लीट सिलेबस किया है। नहीं देखी वीडियोस, डिस्कशन लिंक भी है और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में भी, ठीक है। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज हम बात करने वाले निरपेक्ष तथा आपेक्षिक विन्यास, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हेडिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारी पूछी जाती है। समझते हैं निरपेक्ष और आपेक्षिक विन्यास क्या होता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के वास्तविक विन्यास को इसका आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। वास्तविक विन्यास रियलिटी में आपका विन्यास निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। किसी संरचना को मानक मानकर ज्ञात किए गए विन्यास को निरपेक्ष विन्यास कहते हैं। तो समझ गया वास्तविक विन्यास और निरपेक्ष विन्यास के बारे में। किसी का मान्य कार्य का जो विन्यास को ज्ञात करते हैं वो निरपेक्ष विन्यास होता है। अब प्रकाशिक समावि के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो जो हमारे प्रकाशिक समावि जो एलिमेंट्स होते हैं कि विन्यास को ज्ञात करने की दो विधियां हैं हमारी। एक होती है हमारी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, आपेक्षिक विन्यास हमारा क्या होगा। तो 1951 से पहले किसी यौगिक का आपेक्षिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कोई विधि नहीं थी। तो उस समय 1906 में रोजनऑफ ने निरपेक्ष विन्यास दिया। इस नाम को आप याद रखें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या वो विकल्प क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखें। रोजनऑफ ने निरपेक्ष विन्यास दिया तथा इसमें विन्यास को डी व एल के द्वारा दर्शाते हैं। डी फॉर्म और एल फॉर्म आपको पता ही है, मैंने आपको समझाया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, आपको भी समझाया था मैंने डी और एल फॉर्म। अर्थात सभी विन्यास जो ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं उन्हें निरपेक्ष विन्यास कहते हैं, ठीक है। अब ये सर बोलेंगे सर ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है, ये आपका कंपाउंड है, यौगिक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोजनऑफ ने स्वेच्छा से ग्लिसरैल्डिहाइड को निम्न संरचनाएं देकर क्रमशः डी व एल विन्यास को शो किया, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं हम। जैसे हमने डी ग्लिसरैल्डिहाइड, एल ग्लिसरैल्डिहाइड, दो में बात ये है कि जो हमने कंपाउंड यहाँ पे जो यौगिक लगाया है OH, या हमने जो फंक्शनल ग्रुप लगाया है वो राइट साइड है, यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड है। तो यही हम इसमें आप क्या है, इसमें चेंजेस है डी ग्लिसरैल्डिहाइड और एल फॉर्म में। तो डी फॉर्म, एल फॉर्म, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो हमने CHO, COH, CH2H हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, ये भी आपका ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है। डी फॉर्म, एल फॉर्म। डी फॉर्म में H बाईं ओर तथा OH दाईं ओर स्थित होता है, जबकि CHO टॉप पर व CH2OH बॉटम पर स्थित होता है, टॉप पर बॉटम पर CH2H। इसके दर्पण प्रतिबिंब एल फॉर्म में H दाईं ओर, OH बाईं ओर प्रेजेंट होता है एल फॉर्म में, ओके। तो हल्की सी इसके बारे में जानकारी लिखनी तो लिखती। सेकेंड नंबर आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल में परमाणु समूह की वास्तविक त्रिविम व्यवस्था को, ठीक है, मॉलिक्यूल में परमाणु समूह की वास्तविक त्रिविम व्यवस्था को इसका आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। कौन सा? आपेक्षिक विन्यास कहते हैं, आपेक्षिक। ये 1956 में कॉन इनगोल्ड ने दिया था तथा इस सिस्टम में नामकरण के लिए दो सिंबल R व S प्रयुक्त किए गए। मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हमने दो सिंबल के यूज, किसको बोलते हैं? R सिंबल और S सिंबल का। जैसे समझते हैं, R शब्द आपका जो लैटिन शब्द रेक्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है राइट, एंड S लेटस जो है आपका सेनिस्टर जो आपकी लैंग्वेज है से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट, समझ गए, लेफ्ट राइट। ये विधि उन कंपाउंड्स के लिए बेसिस उपयोगी है जिनमें अधिक असममित कार्बन। देखो असममित कार्बन कौन सा होता है? असममित कार्बन वो एलिमेंट होता है, मान लो असममित कार्बन कैसे प्रूव करेंगे, जिसकी बैलेंस, जो कार्बन की बैलेंस 4 होती है, 1 2 3 4, हर इस कार्बन की बैलेंस हर एक अलग कंपाउंड से, जहाँ OH हो, यहाँ H हो, यहाँ आपका CH2 हो, तो यहाँ पर आपको बैलेंस ही अलग अलग मिलेंगे। सिर्फ H मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, CH4 होगा, यहाँ पर कोई भी आपका अलग होगा। तो चारों बैलेंस अलग अलग कंपाउंड से कंप्लीट हो रही है, तो हमारा असममित कार्बन हो जाएगा, ठीक है, ओके। R तथा S एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। एक दूसरे के होते हैं दर्पण प्रतिबिंब, मतलब D और एल फॉर्म ही हमारे यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसी प्रकार सक्रिय कंपाउंड का विन्यास असममित कार्बन से जुड़े परमाणु समूह की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, तथा परमाणु समूह की प्रकृति उसकी वरीयता से ज्ञात की जाती है, जो सिलेक्शन रूल पर आधारित है। तो ये आपके रूल के कुछ पॉइंट्स हैं या 5-6 पॉइंट्स हैं, इनके द्वारा हम क्या परमाणु की नंबरिंग करते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर, कौन से नंबर के कार्बन पर अटैच होगा। तो पहला है हमारा, सबसे पहले असममित कार्बन से जुड़े परमाणु समूह को वरीयता के घटते क्रम में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 के रूप में व्यवस्थित करते हैं,
पहला पॉइंट क्लियर। सबसे पहले हम असमित कार्बन से जुड़े परमाणु को, उसके बाद सेकंड पॉइंट असमित कार्बन से जुड़े भिन्न परमाणु या समूह को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता दी जाती है। जैसे सबसे पहले उस परमाणु को हम वरीयता देते हैं नंबरिंग में जिसका परमाणु क्रमांक उच्च होता तथा इसे 1 मान लेते हैं। मान लो कोई एटम है, उसका परमाणु क्रमांक 1 का 12 है, 1 का 14 है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है उसको हम क्या फर्स्ट नंबर दे देंगे या फर्स्ट वरीयता वहाँ से दे देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा, यदि असमित कारण परमाणु से एक ही तत्व के समस्थानिक जुड़े हों या एक ही तत्व के क्या हो सेम एलिमेंट जुड़े हों तो अधिक द्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिक को पहले वरीयता दी जाती है। जैसे 1s2, जैसे H दोनों एक ही समस्थानिक है, लेकिन हम वरीयता किसको देंगे पहले 1s2 वाले को, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, को हम पहले वरीयता देते हैं। फोर्थ पॉइंट समझिए, यदि असमित कार्बन से जुड़े दो परमाणु का परमाणु क्रमांक समान है, अगर मान लें 2 परमाणु क्रमांक हैं, उनका जो परमाणु क्रमांक आपका समान है तो उनकी वरीयता का निर्धारण उसके अगले परमाणु के परमाणु क्रमांक के आधार पर होगा। मान लो अगर H आपके दे रखे हैं HS2, तो अगला हमारा मान लो H ही होगा, तो उसके आधार पर हम परमाणु क्रमांक की व्यवस्था करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है, असमित कारण परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह को वरीयता देने के बाद अणु को इस प्रकार घुमाते हैं कि सबसे कम वरीयता वाला परमाणु हमारी आंखों से सबसे दूर रहे। मतलब कहने का है कि जो इसकी वरीयता हमने दे दी है, ठीक है, तो वो उसको हम क्या लेना साइड में ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरी नंबरिंग देखते हैं। जैसे मान लो हम पहले देखते हैं CH2 डैश CH11 CH2 दे रखा हो, तो हम इसको छोड़ देंगे और इसकी नंबरिंग लेंगे पहले 1 2, ठीक है। जैसे मान लो एक तरफ दे रखा CH211 CH इस टाइप का दे रखा और इधर आपको सिंगल बॉन्ड दिया है CH3, तो वरीयता हम यहाँ की देखेंगे पहले क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो वही चीज़ है, सबसे कम वरीयता वाला परमाणु हमारी आंखों से सबसे दूर रहे, अर्थात सबसे कम वरीयता वाले परमाणु समूह को ऊर्ध्वाधर रेखा में सबसे नीचे रखा जाता है। उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है वॉल्डन इन्वर्जन। ये आपका इम्पोर्टेंट है, वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन है ऑप्टिकल इन्वर्जन, इसी नाम से आएगा। वॉल्डन इन्वर्जन समझाइए, ऑप्टिकल इन्वर्जन समझाइए, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रहो कि क्या है यहाँ पे। तो जब किसी असमित कार्बन, देखो असमित कार्बन काफ़ी बार मैंने समझा दिया, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड अलग अलग एटम से कंप्लीट हो रही हो, वो आपका असमित कार्बन होता है। तो असमित कार्बन से जुड़े परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित किया जाता है। समझो इस बात के लिए, अतः किसी असमित कार्बन से जुड़े परमाणु समूह को किसी दूसरे परमाणु के समूह से या उसके द्वारा विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त विन्यास मूल यौगिक के समान या भिन्न हो सकता है। जैसे इस प्रकार, जैसे इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख के आएंगे। जब किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक में असमित कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह का विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा किया जाता है। दोबारा समझिए, जब किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक में हम असमित कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह का विस्थापन या उसको चेंज करते हैं उसकी, ठीक है, तो किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में प्रकाश सक्रिय यौगिक की दिशा परिवर्तित हो जाती है या उनकी घूर्णन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। मान लो हम जैसे अभी मैंने आपको चेंज किया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल देखो, नीचे समझो पहले ClH, हमने इसकी घूर्णन अवस्था अलग कर दी HOH, यहाँ पे दे रखा, आगे पूरी इक्वेशन आगे समझाऊंगा। परिवर्तन हो जाता था D फॉर्म L फॉर्म में या L फॉर्म D फॉर्म में चेंज हो जाती है। मैंने आपको अभी समझाया था एक, जैसे आपको दे रखा CH2 C दे रखा है, इधर आपको S दे रखा है, एक तरफ आपको OS दे रखा है, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है और नीचे आपका C है, तो यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी और इसकी पोजीशन यहाँ पे पहुँच जाएगी, D और L फॉर्म आपकी हो जाएगी, हो जाता है। इस प्रोसेस को प्रकाश प्रतिबन कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ से याद रखिए, प्रकाश प्रतिबन की परिभाषा, जो कि आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछ सकते हैं कि प्रकाश प्रतिबन क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जब D मैलिक एसिड की क्रिया PCl5 से, तो D मैलिक एसिड हम इसकी क्रिया किससे PCl5 से करा रहे हैं, तो L क्लोरोसक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है, तब हमें क्या मिल गया, L क्लोरोसक्सिनिक एसिड मिल गया, जो AgOH के साथ क्रिया करके D क्लोरो एसिड देता है, जो पुनः AgO के साथ क्रिया करके D मैलिक एसिड देता है। दोबारा समझो इक्वेशन का मतलब क्या था, हमने पहले D मैलिक एसिड से L क्लोरोसक्सिन बनाया, फिर हमने D क्लोरोसक्सिन से दोबारा D मैलिक एसिड बनाया, मतलब हमने इस एक रिवर्सिबल क्रिया यहाँ पर कर ली। मतलब वो ये चेंजेस हमारा कि यहाँ से OH से हमारा H आ गया, फिर S यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, मतलब इक्वेशन को हमने यहाँ पे चेंजिंग करके दिखाया है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, हमारा D मैलिक एसिड है, मैंने यहाँ पे PCl5 से क्रिया कराई, KOH से कराई, तो आपको ClCHOH, ओवरऑल हमें क्या मिल गया, L क्लोरोसक्सिनिक एसिड मिल गया। फिर मैंने इसकी AgOH से क्रिया कराई, ये निशान नीचे के लिए है,
ठीक है, इक्वेशन पूरी नहीं है अभी कॉपी में। तो मैंने क्या किया कि एल क्लोरोसक्सिनिक एसिड में AgO से क्रिया कराई, तब हमें मिला एल मैलिक एसिड। दोबारा मैंने इसका इन्वर्जन या PCl5 से क्रिया कराई QH की उपस्थिति में, तब मुझे दोबारा डी क्लोरोसक्सिनिक एसिड मिल गया। फिर दोबारा तीर ऊपर की जा रहा है, इसका मतलब है मैंने दोबारा फिर मुझे क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, डी मैलिक एसिड मिल गया। ठीक है, तो पूरी रिवर्सिबल इक्वेशन है, इसको आप लिख लें अच्छे से। उसके बाद इस प्रकार उपरोक्त रिएक्शन में 2 वॉल्डन इन्वर्जन होते हैं, डी मैलिक एसिड मिलता है, एल मैलिक एसिड मिलता है, एल क्लोरोसक्सिनिक एसिड में मिलता है और डी क्लोरोसक्सिनिक एसिड यहाँ पर मिलता है। तो इतना ही आपको लिखना है। फिर आगे इसकी सेम पॉइंट्स की कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर कराऊंगा। अगर आपको 4 नोट्स आपको मुझे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर 9411009110 पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो कुछ पॉइंट्स हैं इसी के ऑप्टिकल इन्वर्जन के वो आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा।